नमस्कार, मैं अजीत भारती और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। रवीश कुमार को कौन नहीं जानता। बिस्कुट का चाय के कप में टूटने पर आपातकाल लाने वाले रवीश जी को हाल ही में मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में रवीश कुमार की छवि जैसी भी हो जाए, लेकिन वो इस अवार्ड के हकदार हैं। हाँ, जिस कालखंड के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला उस पर मैंने पहले भी आपत्ति दर्ज की है, आज भी करूँगा। वो इसलिए कि ऐसे साइटेशन देने के बाद आदमी का कद ऊंचा हो ना हो, मैग्सेसे अवार्ड का कद फिलीपींस के फिल्म फेयर टाइप का ज़रूर हो जाता है। सिवाय इस बात के कि यह स्पीच अंग्रेज़ी में अनुवाद की गई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कल रात भी मुझे कोई पूछता कि रवीश जी सुबह में क्या क्या बोलेंगे, तो मैं वो स्पीच एक बार में बिना उंगलियां उठाए टाइप कर देता। भले ही कुछ पैराग्राफ ऊपर या नीचे हो जाते, लेकिन मूल बातें तो वही होती कि भारत में स्वतंत्र विचारों को दबाया जा रहा है, पत्रकारिता की स्थिति बहुत ख़राब है, मेरे चैनल को छोड़कर बाकी हर जगह घृणा बांटी जा रही है, व्हाट्सएप के ट्रोल मुझे गाली देते हैं, कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, आप सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखिए, आप इंटरनेशनल बता दिए जाए। आप समझ ही गए होंगे कि ये स्पीच आप भी लिख देते, बस मेरी और आपकी टाइपिंग के स्पीड या व्यक्ति के माध्यम के चुनाव में जो है थोड़ा सा अंतर होता। जिस रवीश कुमार को जिस कारण यह अवार्ड मिला है, वो यह बता रहे हैं कि आवाज़ों को दबाया जा रहा है। यह दबी आवाज़ इतनी ज़्यादा दब चुकी है कि उनका चैनल बाकायदा चल रहा है, उनके फेसबुक पेज चल रहे हैं और उनके प्रोग्राम को हज़ारों लोग देखते हैं। यह बात और है कि उन्होंने आज की स्पीच में भी और पहले भी यह जिक्र ज़रूर किया है कि उनके चाहने वालों के घरों के ऊपर अमित शाह या मोदी प्लास लेकर केबल का तार काट देता है या एंटीना हिलाकर भाग जाता है। अगर आप किसी देश में झूठ बोलकर प्रपंच फैलाकर मुझे लोगों ने बताया और सूत्रों के हिसाब से अपने मतलब से मुद्दों को मरोड़ कर रखते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि भारत में आवाज़ों को फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है। हाँ, अगर आपकी व्यूअरशिप घट रही है और तब आपको लगता है कि लोग आपको सुन नहीं रहे, इसमें मोदी का हाथ है, तो मनीला में ही किसी मनोचिकित्सक से भेंट की जा सकती है। रवीश जी ने आगे कश्मीर की बात की, वही कश्मीर जो या तो आतंकवाद के कारण जाना जाता है या फिर कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में। वही कश्मीर जिसके हिंदुओं को घाटी से रातों रात मुसलमानों ने भगाया था, और रवीश अपने प्राइम टाइम में एक से बात करते हुए इसे सामान्य घटना की तरह ट्रीट करते हुए बोलते हैं कि सारे कश्मीरी हिंदू परेशान नहीं हैं। यह है उनका सैंपल साइज। जब सैंपल साइज का ही लोचा हो तो जाहिर है कि कविता कृष्णन जैसे धूर्त नक्सलियों द्वारा कश्मीर जाकर 4 लोगों के पैर दिखाकर कल्पनाशीलता से दुखी कहानियां लाने को आप पूरे कश्मीर की वस्तुस्थिति के समानांतर रख सकते हैं। तब आपको श्रीनगर के पुलिस अधिकारी श्री इम्तियाज़ हुसैन या जिलाधिकारी श्री शाहिद चौधरी की हर दिन की रिपोर्ट पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं जो कहानी आपने पहले से मन में बुन रखी है, बना रखी है। रवीश जी पूछते हैं कि क्या उपस्थित सुधीजन इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीरियों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। मुझे आज पता चला कि जिस इंटरनेट का प्रयोग करके भारत के कई राज्यों में लगातार दंगे हुए हैं, कश्मीर में पत्थरबाजों को इकट्ठा किया गया, उस इंटरनेट को आतंकियों को एक्सेस के लिए सरकार को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि रवीश जी की दिली इच्छा थी। अगर कश्मीर की बात करें और वहाँ के हिंसा के इतिहास को देखें, जिसने 42,000 से ज़्यादा लोगों की जानें ली, वहाँ के हर सप्ताह मरने वाले 4 आतंकी और हर शुक्रवार को होने वाली पत्थरबाजी की बातों को सरकार इग्नोर करते हुए इंटरनेट एक्सेस दे देती। क्यों? क्योंकि रवीश जी को लगता है कि किसी को सूचना से दूर रखना गलत बात है। बोलने का मंच मिले तो नेशनल आदमी जो है इंटरनेशनल होकर कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि सुनने वाले कहीं जा नहीं सकते, और उनके भूरे सफ़ेद चेहरों पर जो भी फेंक दो, गंभीरता का लबादा ओढ़े, वो लगातार ऐसे सुनते हैं जैसे कि रवीश उत्तरी कोरिया से सुरंग खोदकर धारीदार गंजी और फटे पैंट के साथ सीधा मनीला में प्रकट हुए हैं। सोशल मीडिया को पिछले 6 सालों तक ट्रोलों का तंत्र और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर इसे आईटी सेल से जोड़ने वाले रवीश जी के स्पीच में अचानक से इस माध्यम के प्रति प्रेम उबलता दिख पड़ा। जिस सोशल मीडिया ने इनके हर प्रोपेगेंडा को वहीं के वहीं नकारा है, याद दिलाया कि उनकी घृणा और आलोचना की परिभाषा में अंतर है, उसी की बात करते हुए रवीश जी बताने लगे कि असली बदलाव जो है अब यहीं से आएगा। फ़र्क बस इतना है कि रवीश जी बदलाव देखना चाहते हैं, जबकि बदलाव आ चुका है। वो दिन गए जब इनके जैसे एंकर एक तरफा संवाद करते हुए जुनैद की हत्या को बीफ की वजह से बता देते थे और सवाल पूछने वालों को जगह नहीं मिलती थी। आज वो इन्हें याद दिलाते हैं कि जुनैद तो सीट के चक्कर में मारपीट का शिकार हुआ था, लेकिन रवीश ने ना तो तब नैतिकता दिखाई, ना आज।
इसलिए वो जब दोबारा कश्मीर को याद करते हुए कहते हैं कि अगर कश्मीर की कोई लड़की ब्लॉग लिखेगी तो एंटी नेशनल उसे कह दिया जाएगा। जबकि अजीब बात यह है कि इन्होंने जितनी बार हर छोटी सी बात पर एंटिसिपेटरी बेल लेने जैसा अब आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा ये वाला पासा फेंका है, उतनी बार तो किसी ने किसी को इंटरनेशनल बोला भी नहीं। यह तकनीक रवीश पिछले 5 सालों से अपना रहे हैं और सफलता भी इनके चरण चुंबन करती रही। जैसे कि सबको याद होगा कि आपातकाल नामक बैल को ये कितनी बार नाथ से पकड़कर अपनी घृणा की बैलगाड़ी चलाने के लिए उसके जुए तक लाते रहे, लेकिन वो बैल भी इनके बागों के फर्जी बहार और काली स्क्रीन की नौटंकी को देखकर बोर हो चुका था और ज़्यादा दूर जा न सका। आगे पत्रकारिता की बात करते हुए उन्होंने श्रोताओं का काफ़ी समय बर्बाद किया। वो बताते रहे कि जन आंदोलनों को कवरेज नहीं मिलती भारतीय मीडिया में क्योंकि वो चलता नहीं, जबकि स्थिति इसके उलट ऐसी है कि सारे चैनल कॉलेज की झड़प से लेकर नेताओं के थप्पड़ मारने तक को लाइव कवर करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के चुनाव तक को राष्ट्रीय मुद्दे की तरह दिखाया जाता रहा। भीमा कोरेगांव हिंसा हो या पिछले साल तथाकथित दलित आंदोलन, गुर्जर आंदोलन हो, सवर्ण आंदोलन हो, विद्यार्थियों का बार बार प्रोटेस्ट हो नौकरियों को लेकर, हर आंदोलन को टीवी दिखाता है। रवीश कुमार जैसे एंकर उसी के आधार पर घृणा की दुकान चलाते हैं। लेकिन फिलीपींस में बैठे आदमी को क्या पता कि जो रवीश अंग्रेजी में रिपोर्टाज ऑफ प्रोटेस्ट इज नॉट देयर वो फेंक रहा है, वो हिंदी में क्या क्या करता है। आगे उन्होंने फिर इलाका धुआं धुआं करने वाला माहौल गढ़ते हुए कहा कि सरकार ने मीडिया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। ये बस कहने की बातें हैं, क्योंकि भाजपा समर्थकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि 2-3 चैनल छोड़कर बाकी लोग मोदी जी की चालीसा क्यों नहीं पढ़ रहे। पूरी तरह से नियंत्रण का आखिर मतलब क्या है। अंग्रेजी में इस तरह के वाक्यांश बोलना कूल लगता होगा शायद, क्योंकि भारत में मीडिया अगर पक्षपाती है तो वो दोनों तरीके से है। ये बात और है कि रवीश जी ने दुनिया को टीवी न देखने की सलाह देते हुए शुतुरमुर्ग टाइप सच में 2-3 सालों से टीवी देखा ही ना हो और लगता हो कि उनका चैनल छोड़कर सारे लोग सुबह में अमित शाह की जय बोलते हुए शुरू करते हैं और शाम में जय मोदी देवा कहते हुए सोते हैं। बीच बीच में लोकतंत्र की जीत और आमतौर पर लोकतंत्र की हत्या का राग छेड़ने वाले रवीश जी ने आज यह भी कह दिया कि सत्ता, पुलिस और न्यायपालिका पूरी तरह से नागरिकों के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण करने लगी। ये कहने के पीछे रवीश जी जाहिर तौर पर अपने जांच कराने में क्या जाता है वाली बात को याद कर रहे होंगे। रवीश जी की समस्या यह है कि वो सोचते हैं कि जो मुद्दा उन्होंने उठा लिया और उस पर वो जो सोच चुके हैं, न्यायपालिका से लेकर सरकार और पुलिस तक उन्हीं के आदेशानुसार उस पर चले। जैसे कि जस्टिस लोया के केस में परिवार ने जब कह दिया कि उन्हें जांच नहीं करानी, कोर्ट ने कह दिया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो अंकित सक्सेना के पिता की अपील को सराहने वाले रवीश विफर गए कि कोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया, जांच क्यों नहीं हुई। अब जबकि उनके द्वारा उठाए मुद्दे, उनके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को पूरे भारत की जनता अखंड सत्य मानकर कार्य नहीं करती, उस पर अमल नहीं करती, तो उन्हें लगता है सब कुछ मैनेज कर लिया गया। घर में कोई भाई अगर उनका चैनल ऑफ कर देता है तो वो समाज को बांटने वाली शक्तियों का परिवार के स्तर पर उतरना हो जाता है। आप यह देखिए कि अवसाद का स्तर कितना ज़्यादा हो गया है कि इस व्यक्ति के हिसाब से भारत में हर संस्था न सिर्फ कॉम्प्रोमाइज्ड है बल्कि नागरिकों का शत्रु बन बैठी है। यह कहते हुए रवीश के होठ नहीं कांपे, क्योंकि हर रात जब व्यक्ति इतने ही अवसाद के साथ समाज को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाता रहता हो, उन्हें तैयार करता हो कि हिंदू तो तुम्हें राह चलते जय श्री राम कहने बोलेगा, तुम नहीं बोलोगे तो वो तुम्हें लिंच कर देगा, तो जाहिर है कि भारत की स्थिति सोमालिया या नॉर्थ कोरिया से भी बदतर बताने में ये आदमी लाई डिटेक्टर मशीन को भी धोखा दे देगा, क्योंकि ऐसा करने में इनका कंफर्ट लेवल बहुत हाई हो चुका है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हर दिन मजाक बनाने वाले रवीश ने आज स्वयं ही स्वीकार किया कि उनकी पूरी पत्रकारिता आजकल व्हाट्सएप से ही चल रही है। अपने व्हाट्सएप पढ़ने के हृदय विदारक अनुभव को उन्होंने चंपारण में किसानों से बात करते हुए महात्मा गांधी के समकक्ष रख दिया। यह सही तरीका है कि लोग गांधी ना बोले तो स्वयं ही गांधी बन जाओ। वैसे भी गांधियों में रवीश जी को देश का भविष्य तो हाल के दिनों में दिखता ही रहा। व्हाट्सएप को न्यूज़ रूम मानने वाले रवीश जी इसलिए बिना सबूत के मुझे मैसेज आते हैं कि बल पर जो है प्रोग्राम करते हैं, और 25 लाख लोगों की जाती नौकरियों की बात करते हुए 2 आदमी ढूंढ कर नहीं ला पाते जो सरकार के खिलाफ बोल सके। और हाँ, अंत में सरकार का डर इतना ज़्यादा है कि लोग कैमरे पर बोलना नहीं चाहते। ये कालजयी लाइन तो है ही। स्पीच के अंतिम हिस्से में उन्होंने जो बात कही वो सुनकर तथ्यात्मक पत्रकारिता में विश्वास करने वाला सिर्फ मुस्कुरा सकता है। रवीश कुमार ने बताया कि सूचना को तथ्यात्मक होना चाहिए,
जबकि रवीश जी को जिस बात के लिए अवार्ड मिला है उसमें जो सूचना इन्होंने तथ्य के नाम पर प्रोपेगेंडा की चाशनी में डुबवाकर बार बार परोसा है, उसे देखने वालों को यह सुनकर गजब का आश्चर्य होगा। पिछले 5 सालों में रवीश की पूरी पत्रकारिता सेलेक्टिव रही है। यह कहकर उन्माद फैलाने की कला सिर्फ रवीश को आती है, जिसमें बार बार एक समुदाय को कहा जाता है कि डर का माहौल है, हिंदू तुम्हें लिंच कर रहे हैं, संभल कर रहा हो। जब आप रिपोर्टिंग के नाम पर प्रपंच बांटते हो तो यही सारी बातें निकलती हैं। जहाँ गोएबल्स की बातें करते हो, खुद ही उसी की तकनीक का इस्तेमाल करते हो, लोगों तक झूठ को सत्य बनाकर पहुँचाना मुख्य लक्ष्य हो जाता है। सामाजिक अपराधों को मजहबी रंग देकर मुसलमानों को हमेशा पीड़ित की तरह दिखाना और उसी तरह के वैसे अपराधों पर चुप हो जाना जिसमें पीड़ित हिंदू है, आरोपित मुसलमान है, यह बताता है कि आपके पत्रकारिता का ब्रांड है क्या। चाहे वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बातें हो, कांवड़ियों पर पत्थरबाजी की बात हो, बंगाल के हर जिले में मजहबी दंगों की बात हो, रवीश की चुप्पी बहुत ही सहज हो जाती है। जब रवीश अपनी स्पीच में यह कहते दिखते हैं कि भारतीय मीडिया घृणा फैलाने में व्यस्त है, तो वो भी उसके बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। अंत में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप झेलते अपने मालिकों का धन्यवाद करते हुए आपने दोबारा वही एंटीसिपेटरी बेल वाली तकनीक अपनाई, जब आपने कहा कि पता नहीं स्पीच के बाद राधिका रॉय और प्रणय राय के साथ क्या। आखिर आपकी स्पीच के कारण उन पर कुछ भी क्यों होगा। आप जब आरोप लगाए कि जय शाह ने धांधली की, डोभाल के बेटे काला धन छुपा रहे, जस्टिस लोया की हत्या हुई और हर बात में जांच कराने में क्या जाता है कहते रहे, तब तक सब ठीक था। लेकिन आपके मालिकों पर सरकारी एजेंसियां पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, तो आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मोदी सुबह सुबह योग करने के बाद टीवी ऑन करके आपका स्पीच सुन रहा होगा और ख़त्म होते ही ईडी वालों का कहा होगा कि जरा देखो तो प्रणैया क्या कह रहा है, उसको उठा लो। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं आप, जबकि भाजपा का एक प्रवक्ता भी आपको इम्पोर्टेंस के लायक नहीं समझता, कारण जो भी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रणय रॉय राधिका रॉय के मामले में कुछ पता हो आपको जो सरकार को भी पता चलने वाला हो, और जब वो पकड़े तो आप उछल कर कहें मैंने तो बोला ही था, मैंने बोला था कि नहीं। लोकतंत्र ही रहे लेकिन चले कुछ लोगों के हिसाब से। जब आप घरों में पिता द्वारा टीवी पर अपने प्रोग्राम के बंद करने के बाद बेटी द्वारा टीवी ऑन कर लेने को लोकतंत्र के बचने के जैसा मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिमागी समस्या है। लोकतंत्र की हत्या लगभग हर दिन करने वाले रवीश जी को यह जानना चाहिए कि लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सक्षम हाथों में है, जिसे तय तरीके से संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर भारत की जनता ने सत्ता दी। रवीश और उनके गिरोह को यह बात हमेशा खली है कि वो जिसे चाहते हैं वही लोग सत्ता में क्यों नहीं। यह बात पचाना मुश्किल है और लगभग उनकी पत्रकारिता द्वारा एजेंडा सेटिंग की क्षमता पर सवाल खड़े करता है कि 5 साल की अनवरत नकारात्मक एजेंडाबाजी के बावजूद भाजपा को ज़्यादा सीटें कैसे आ गई। उनका दम्भ उन्हें इस बात को समझने से मना करता है कि रवीश के वोट का मोल और सड़क के लिए पत्थर ढोने वाले किसी ब्रजेश के वोट का मोल एक है, जबकि इनकी दिली इच्छा रही है कि नाम तो सिस्टम का डेमोक्रेसी ही रहे, लेकिन सत्ता चुनने का हक उनके गिरोह के पास चला जाए, क्योंकि कुपोषण से जूझते, गरीबी में पलते, रटंत स्कूलिंग से निकले और टाई लगाकर डिजिटल मजदूरी करने वाले भारतीयों को समझ ही में क्या आता है कि सरकार होती क्या है और कैसे चलनी चाहिए। इन्होंने तो हाल ही में कहा है कि युवा जो है मुर्दा हो चुका है और उनकी सियासी समझ जो है 3rd क्लास हो चुकी है। इसलिए जब रवीश कुमार भारत आए तो उन्हें बताया जाए कि उनके वोट की कीमत 10 करोड़ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्हें बस राजदीप, बरखा, सागरिका जैसे 5 लोगों को ही तैयार करना होगा कि 2024 के चुनाव में वो लोग वोट दे दें, जिससे कि 50 करोड़ वोट मोदी के खिलाफ हो और वो चुनाव हार जाए। उसके बाद फिर स्टूडियो में बैठकर फ़ोन करते हुए कैबिनेट आदि तय हो जाए। भारत दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसा 2014 के पहले था। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी पद्धति का अनूठा संगम। नमस्कार।